Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of January 2025. 17 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही 3 सवाल जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं, तो आपका कुछ रिवीजन भी होगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अपॉन योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक करने में कुछ भी नहीं लगता, ना टैक्स लगता है, ना पैसा लगता है, ना कुछ लगता है, और कमेंट करने में भी। तो लाइक शेयर कमेंट इतना तो आप कर ही सकते हैं, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। 3 सवाल जो कि आपके लिए एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव देयर असेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन सम केसेस। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 and 2, 2 only, 1 and 3 या 1, 2 and 3। तो आपको बताना है कि कौन से आंसर सही है। तो देखते हैं कि करके। पहला देखो लिखा है बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये गलत है, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है। तीसरा भी गलत है क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से जो पास होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाता है ना। दे आर नॉट कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो आंसर विल बी 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो सब्सिडियरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें कौन सी चीज नहीं लागू होती है। ऑप्शंस आर इट प्लेस द इंडियन रूलर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इट डिसार्म्ड द इंडियन स्टेट्स, थर्ड कह रहा है द इंडियन रूलर्स वर टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर एक्सपेंस, एंड फोर्थ कह रहा है द इंडियन रूलर्स वर अलाउड टू यूज देयर आर्म्ड फोर्सेस। डी गलत है, डी नहीं है, क्योंकि अब देखो सेकंड तो सही है, डिसार्म्ड कर दिया। जब डिसार्म्ड कर दिया तो चौथा सही हो ही नहीं सकता है कि जब डिसार्म करते हैं तो वो अपनी खुद की आर्म्ड फोर्स कैसे मेंटेन करेंगे। तो सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ वन इज रॉन्ग। तो आंसर विल बी डी। डी इज द आंसर, कि यही लागू नहीं पड़ता है। अब तीसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब आप मुझे देंगे। द टर्म्स इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये किस कंटेक्स्ट में आते हैं। ऑप्शंस आर ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ सोलार एंड लूनार एक्लिप्स, एंड प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट। तो आपको बताना है इनमें से ये टर्म्स किससे रिलेटेड है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज की। कल मैंने हालांकि इस पर एक 40 सेकंड का वीडियो बनाया था। तो स्पेडेक्स मिशन जो है दैट हैज़ अचीव्ड व्हाट इट वांटेड। 2 सैटेलाइट्स जो गई थी PSLV C60 के थ्रू, उनको डॉक कर दिया गया है। 2 सैटेलाइट्स का नाम क्या था, SDX-01 जो कि चेजर थी, और SDX-02 जो कि टारगेट सैटेलाइट थी। मतलब एक जो स्टेबल थी और एक जो एक जगह रुक के स्टेशनरी घूम रही थी, और दूसरी जो आ करके डॉक हो रही थी, है ना। तो SDX-01 वॉज द चेजर, SDX-02 वॉज द टारगेट। ठीक है ना। तो ये है PSLV C60 के थ्रू गया था। इसके अलावा अब ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर डॉकिंग नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ पे उतरने का सपना है कि मून पे लैंडिंग करेंगे और उतरेंगे वहाँ पे जा करके वॉक करेंगे, तो वो नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो डॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैज़ टू बी डन बिफोर द क्रूड मिशन कैन गो, और बिफोर द जहाँ उतरने वाला पार्ट है अगर वो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बाकी साइंटिफिक चीज़ें तो हमको नहीं देखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, ये तो एक तो SDX-01-02 याद रखिएगा कौन सी चेजर थी, कौन सी टारगेट सैटेलाइट थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया चौथी कंट्री बन गया है आफ्टर USA, USSR एंड चाइना, है ना। रशिया, USA और चाइना के बाद इंडिया चौथी कंट्री बन गया है जिसने कि ये फीट अचीव किया है। चौथी कंट्री बन गया जिसने डॉकिंग अचीव की है। ठीक है ना। परसों मैंने आपको बताया था, 16 तारीख को बताया था कि इंटर सैटेलाइट जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो चुका है, 3 मीटर तक घट चुका है। फिर उसके बाद अब डॉकिंग जो नेक्स्ट स्टेज है वो डॉकिंग करेंगे, है ना। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैंड क्राफ्ट टू द मून पे अगर मैंड क्राफ्ट भेजना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉकिंग की जाए, है ना। एंड देखो लिखा भी ऊपर कि इंडिया जॉइंस द रैंक ऑफ एलीट कंट्रीज US, रशिया एंड चाइना टू अचीव दिस हिस्टोरिक फीट। तो ये इंपॉर्टेंट है।
हिंडनबर्ग रिसर्च वाइंड्स अप ऑपरेशन साइटिंग इंटेंस वर्क। अब ये हिंडनबर्ग ने अपना काम बंद कर दिया है। उसने बोला है कि हमारा काम जो हम चाहते तो हो गया, जितना पैसा कमाना था हमने कमा लिया। शॉर्ट सेलर है। अब उसने कहा है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट नाउ। इसलिए आजकल अडानी के जो शेयर्स थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहे थे, है ना। अगर आपने शेयर मार्केट देखा हो तो अडानी के शेयर बढ़ भी रहे हैं। श्रीहरिकोटा टू गेट थर्ड लॉन्च पैड। अब ये इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा को उसका तीसरा लॉन्च पैड दिया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, है ना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में आता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ठीक है ना। इतना तो आप बता सकते हो ना कि श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में आता है, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब ये इसरो का थर्ड लॉन्च पैड होगा। दो ऑलरेडी थे जो कि बहुत पहले से काम कर रहे थे। अब ये जो लॉन्च पैड बनेगा वो NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल्स के लिए बनाया जाएगा एंड इट विल बी स्टार्टिंग इन 2031 में चालू हो जाएगा। और जो इसरो के नए चेयरमैन है V नारायणन, तो उनका नाम आपको पता होगा, ये भी आप याद रख लेना, 14 जनवरी को ही उन्होंने ज्वाइन किया है। एंड थर्ड लॉन्च पैड इज डिजाइन टू हैव कन्फिगरेशन दैट इज यूनिवर्सल एंड अडेप्टेबल एज पॉसिबल दैट कैन सपोर्ट नॉट ओनली नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बट ऑल्सो लॉन्च व्हीकल Mark 3 व्हीकल्स, है ना। तो ये इस तरह से बनाया जाएगा कि NGLV तो ठीक है, Mark 3 व्हीकल्स जिसमें सेमी क्रायोजेनिक स्टेज भी लगा हो, उसको भी ये लॉन्च करने की काबिलियत रखता हो, ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक फैक्ट पता होना चाहिए क्या चल रहा है कहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है तमिलनाडु ड्रोन दीदी। तो अब ये जो क्या है, ये एक बता दूं आपको, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा। देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और इस स्कीम को कहा जाता है ड्रोन दीदी स्कीम, है ना, याद रखिएगा। इट्स अ स्कीम ऑफ सेंटर, नमो ड्रोन दीदी स्कीम बोलते हैं इसको, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, विच इज एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल वुमेन, एम्ड एट एम्पावरिंग, स्पेशली लिखिएगा, ड्रोन दीदी सेंटर की स्कीम है, एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल वुमेन बाय ट्रेनिंग देम टू बी अ ड्रोन पायलट। उनको ड्रोन पायलट बनाया जाता है एंड मेकिंग देम इंटीग्रल स्टेक होल्डर्स ऑफ द लोकल फार्मिंग सप्लाई चेन। और फिर अब आप उनको ड्रोन पायलट बना दोगे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम्पल लिखा है सरन्या का। सरन्या इज नाउ ऑपरेटिंग अ ड्रोन ऑन अ पैडी फील्ड, और वहाँ पे वो अगर स्प्रे करना है, कुछ भी पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, तो 1 एकड़ में भी स्प्रे करना है तो बहुत ही आसानी से 7 मिनट में 1 एकड़ पूरा स्प्रे कर दिया जाता है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा काम है ये। तो ये इनको रोजगार का अवसर भी देता है, और दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सैफ अली खान के ऊपर अटैक हो गया, ये अपने को करना नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ है, न्यू ऐप टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। तो यहाँ पे सिविलियंस कैन नाउ विजिट द बैटलफील्ड लोकेशंस जो रही हैं। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राजनाथ सिंह जी ने ये ऐप लॉन्च किया है, आप भी देख सकते हैं। द ऐप इज़ भारत रणभूमि दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, और इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। और जनवरी 15 यानी कि आर्मी डे जिस दिन होता है, आर्मी डे जनवरी 15 को होता है, उसी दिन इसको लॉन्च भी किया गया था एंड इसकी वेबसाइट भी बना दी गई है। इसमें बेसिकली कौन कौन सी लोकेशंस इंक्लूडेड है, तो 1962 का जो वॉर लोकेशन था, 1971 का जो वॉर लोकेशन था, 1999 कारगिल का जो लोकेशन है, सियाचिन बेस कैंप जो है, एंड इवन द गलवन क्लैश साइट ऑफ 2020 की जो गलवन क्लैश की साइट है, उसको भी इंक्लूड किया गया है फॉर एक्सेसिबल फॉर द टूरिस्ट्स। तो टूरिस्ट अगर चाहे तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। हाँ, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, लॉन्ग ओवरड्यू शॉर्ट टर्म रेजिमेन फॉर टीबी सेट टू बी अ गेम चेंजर। अब यहाँ पर बात चल रही MDR यानी कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की। सबसे पहले तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होगा कि बहुत सारी ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती हैं ऐसे पेशेंट्स पे जो MDR टीबी से होते हैं, ठीक है ना। देखो, एक आता है SDR टीबी होती है जो सिंगल ड्रग रेजिस्टेंट होता है ना। इसमें एक ही दवाई काम नहीं करती, बाकी काम करती है। MDR मतलब कि मल्टीपल ड्रग नहीं काम करती। एक XDR भी होता है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट, कोई दवाई काम नहीं करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से टीबी के अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अब यहाँ पे MDR टीबी में जो 2 दवाइयाँ काम नहीं करती हैं वो मेनली है रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड। ये दोनों याद रखना, रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड, दीज आर द 2 मोस्ट पोटेंट ड्रग्स विच आर अवेलेबल फॉर टीबी पेशेंट्स, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जब MDR टीबी
का रेजिमेंट चलता है, यानी कि जब उसको दवाई देना शुरू करते हैं तो लगभग 18 महीने का कोर्स होता है, 18 मंथ कोर्स इज देयर, जो कि बहुत बड़ा है। और इस पूरे कोर्स को एडहेयर करना, इस पूरे कोर्स के साथ रहना, वो बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें एक तो कोर्स मिस होता है, दूसरा न केवल कोर्स मिस होता है बल्कि बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ना, हेडेक होना, बाल झड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ऑथर ने वही बोला कि जो ये बहुत ज़्यादा MDR टीवी का पूरा रिस्क है, इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया पे सबसे ज़्यादा डिसीज़ बर्डन है टीवी का, तो उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं कोर्स जो है वो पूरा फुल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और इसको बहुत चैलेंजिंग होता है 18 महीने तक आप ड्रग रेजिस्टेंट टीवी का कोर्स कर पाओ, ठीक है ना। इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो डिमांड चलती है वो चलती है कि भाई कि कोई आप शॉर्ट टर्म बनाओ। देखो यहाँ पे कुछ वो भी लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी डिसरप्ट हो जाते हैं, एपेटाइट लॉस हो जाता है ना, बहुत सारा सीवियर डिप्रेशन होता है, सुसाइडल आइडिएशन होता है। ये दीज आर द थिंग्स जो कि सेकेंडरी मेडिकेशंस के इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो ऑथर ने यही कहा कि यहाँ पे शॉर्टर रिजीम होनी चाहिए। तो एक शॉर्टर रिजीम के बारे में यहाँ मेंशन्ड है, दैट इज BPAL रिजीमन। तो यहाँ देखो लिखा है BPAL रिजीमन। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि अगर कभी आपसे केवल इतना पूछ लेंगे BPAL रिजीमन न्यूज़ में था किसके रिलेटेड है, तो टीबी से रिलेटेड है। एक्चुअली BPAL जो है वो दवाइयों के नाम है, उसमें जो 3 ओरल ड्रग्स दी जाती हैं, बेडाक्विलिनीन दी जाती है, प्रेटोनामिड दी जाती है और लिनेजोलिड दी जाती है। कौन सी? बेडाक्विनिलीन, प्रेटेनोलिड एंड लिनेजोलिड, ये 3 ड्रग्स हैं जो कि दी जाती हैं। एंड एक BPAL-M होता है जिसमें एक M वाली दवाई और एक्स्ट्रा हो जाती है, इसमें 4 ड्रग्स हो जाती हैं जिसमें मॉक्सीफ्लोक्सैसिन दी जाती है, ठीक है ना। तो ये दवाइयों के नाम भी याद रखना, अगर कभी पूछ ले कि प्रेटोनोजिड और प्रेटोनामिड और लिनेजोलिड और बेडाक्विलिन किससे रिलेटेड है, तो टीबी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रेजिमेन दी जाती है जो कि लगभग 6 महीने की रेजिमेन होती है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज देयर। अब ऑथर ने कहा कि हाँ ये अच्छी रेजिमेन है, इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसके भी कुछ कैविएट्स हैं, जैसे कि बेडाक्विलिन रेजिस्टेंस कई जगहों पे होता है ना, तो दैट शुड बी लुक्ड आफ्टर। दूसरा इन्होंने बताया कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा ऑथर ने बताया कि यहाँ पे बताया, हाँ, लिनेजोलिड जो है इट इज़ नटोरियस फॉर कॉजिंग डिसेबलिंग सेंसरी न्यूरोपैथी। हाँ, सेंसरी न्यूरोपैथी कॉज करता है, डिसेबलिंग सेंसरी न्यूरोपैथी कॉज करता है, आपको फील होना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि शॉर्टर रिजीम है तो वो फाइनल सोल्यूशन है। तो ये ऑथर ने बोला कि ये इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और जो दूसरी इसकी प्रॉब्लम्स उसको दूर करने के बाद शॉर्टर रिजीम में शिफ्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला है कॉस्टली HPV वैक्सीन नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे बात चल रही है सबसे पहले तो HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की। तो ये आपको पता होगा कि सर्वाइकल कैंसर है जो कि सर्विक्स में डेवलप होता है, विच इज़ द वॉल ऑफ द सर्विक्स, है ना, बेसिकली वहाँ पे डेवलप होता है विमेन में स्पेशली। एंड इसका जो कॉज है वो है HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 99.7% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स वर्ल्ड वाइड जो होते हैं वो HPV के कारण ही होते हैं। एंड इट इज़ अमंग द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर इन इंडियन वुमेन एज वेल। आई थिंक 3rd मोस्ट लीडिंग कैंसर है और 2nd मोस्ट लीडिंग इन डेथ्स है ना। तो HPV, लेकिन एक HPV के साथ एक चीज़ है जो कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल मतलब कि अगर आप 9 से 13 साल, स्पेशली जो 12 से 13 साल की उम्र की बच्चियां हैं जो कि अभी जिनको नहीं हुआ है, उनको अगर आप ये देते हैं वैक्सीन, तो दैट कैन बी वेरी वेरी गुड एंड उनको फिर नहीं होता ये चीज़, है ना। और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन जो नाटागी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, उसने रिकमेंड किया कि HPV वैक्सीन को आप इंक्लूड करो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है ना। देखो लिखा है 1 टाइम कैचअप फॉर ए गर्ल्स एज 9 to 14 फॉलोड बाय रूटीन इंट्रोडक्शन एट 9 years, है ना। तो हर मतलब 9 साल में रूटीन इंट्रोडक्शन होना चाहिए एंड गर्ल्स एज 9 to 14 स्पेशली जो है उनको देना चाहिए, ठीक है ना। एंड द वैक्सीन इज सेफ एंड वेल टॉलरेटेड एंड कैन बी यूज इन पीपल हु आर इन माइक्रो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और HIV इन्फेक्टेड। तो ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि माइल्ड फीवर, टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, है ना, ये सब हो सकता है। हाउएवर इट कैन प्रिवेंट मोर देन 90% ऑफ द केसेस रिलेटेड विद HPV। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट है इसका HPV वैक्सीन का, इसीलिए बात चल रही है कि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत डाल देना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग से एक छोटा सा सवाल है, एक बार सर्च कर लो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से डिसीजेज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कौन कौन सी वैक्सीन हैं इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
ठीक है। और इसमें देखो HPV वैक्सीन जो इसमें अलग अलग कुछ वैक्सीन है, जैसे गार्डासिल लिखी है, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, 4 डोज लगते हैं इसके, ठीक है। इसमें HPV 6, 11, 16 और 18 से बचाता है। एक सर्वा रिक्स होती है, बाईवेलेंट वैक्सीन है, 2 डोज लगते हैं। सर्वावैक जो लगता है वो भी इंडियन डेवलप्ड वैक्सीन है, जो कि हाई रिस्क HPV टाइप्स को ट्रीट करने में काम करता है, ठीक है। तो सर्वावैक इंडियन मेड है। गार्डासिल हो गई एक, और एक आपकी कौन सी होगी, सर्वारिक्स हो गई, ठीक है ना। तो ये 3 नाम ज़रूर याद रखना। अच्छा, इंडिया में पापुमपेयर एक डिस्ट्रिक्ट है, पापुमपरे डिस्ट्रिक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। इट हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंस रेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन एशिया। पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंस रेट है सर्वाइकल कैंसर का, वो अरुणाचल प्रदेश में एक पापुमपरे डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पर है, ठीक है। तो पापुमपरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ज़रूर याद रखना इन दैट रिगार्ड। ये भी आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो मेंस की, तो वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। एडिटोरियल आप यहाँ मत डिस्कस करिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ रुपी वीकनिंग, अब ये जो बात चल रही है, रुपी के गिरने की बात चल रही है। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिजीम्स बताए हैं। तो 2 एक्सचेंज रेट रिजीम्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट रिजीम जो होता है, इट इज़ द प्राइस ऑफ बाइंग 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। अगर आप 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की खरीद रहे हैं, मतलब जैसे $1 आप खरीद रहे हैं, तो उसमें आपकी कितनी यूनिट डोमेस्टिक करेंसी की लग रही है, तो वो जो एक्सचेंज रेट होता है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है ना। नॉमिनल एक्सचेंज रेट याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड सप्लाई कंडीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये डिपेंड किस पे करता है, तो एक तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, और दूसरा एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है आपकी सेंट्रल बैंक की। अब एक रियल एक्सचेंज रेट होता है, वो रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स। तो मतलब कि अब एक मान लो, सपोज करो एक बिस्किट का पैकेट है, अमेरिका की करेंसी में कितने में आ रही है और इंडिया की करेंसी में कितने में आ रही है। तो जब आप एक ही प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सचेंज रेट देखते हो कि प्रोडक्ट कितना महंगा है, कितना नहीं है, कितना कॉस्टली है, कितना चीप है, तो जो आपको एक्सचेंज रेट मिलता है वो रियल एक्सचेंज रेट होता है, मतलब ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, नॉमिनल एंड जो रियल एक्सचेंज रेट हो गया। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि जो रिजीम्स होती हैं आपकी, मैंने लिखा भी वैसे यहाँ पे, तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। हाँ, जो एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है, और एक मैनेज्ड फ्लोटिंग होती है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक जो रहता है वो करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखता है। जैसे मान लो 50 रुपये फिक्स कर देता है, अगर $1 के 50 रुपये, तो RBI क्या करता है फिर, अब कि इसको 50 रुपये ही रखता है। अब उसको चाहे कितनी भी खरीदी या बेची करनी पड़ती। मैंने आपको बताया ना, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ ना एक बार, कि जैसे क्या होता है, RBI कैसे मैनेज करता है, RBI किसी भी चीज़ को या कोई भी सेंट्रल बैंक कैसे मैनेज करेगा। मैंने आपको बताया था कि डॉलर और रुपए में जो भी ज़्यादा होने लगेगा उसकी वैल्यू घटने लगेगी, है ना। जो भी ज़्यादा होने लगेगा उसकी वैल्यू घटने लगेगी। अब रुपए की वैल्यू अगर घट रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ डॉलर कम हो रहा है और रुपए ज़्यादा हो रहा है। तो RBI क्या करता है, रुपए को कम करता है किसी तरीके से। जब RBI रुपए को कम करता तो बैलेंस हो जाता, फिर से बराबर आ जाता। तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है। अभी हम, ठीक है ना, मैनेज समझ रहे हैं कैसे किया जाता है। तो एक जो ये मैनेज वाला रिजीम होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। किसी ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया और उसके बाद फिर बाइंग सेलिंग करता रहता है RBI या सेंट्रल बैंक। दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें कोई बाइंग सेलिंग नहीं करता है, कोई मैनेज नहीं करता है RBI सेंट्रल बैंक, और करेंसी जो है अपने आप फ्री मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग बैलेंस होती रहती है। जैसे चलती जा रही है, चढ़ती जा रही है, हो सकता है 200 रुपये पहुँच जाए $1 पे, है ना, क्योंकि उसमें कोई मैनेज करने वाला नहीं है। तीसरा जो तरीका है वो है मैनेज्ड फ्लोट। मतलब आप नॉर्मली तो उसको फ्लोट होने देते हो, जितना बढ़ना घटना है हो जाए, लेकिन अगर एक वैल्यू से ज़्यादा जब करेंसी डिवैल्यूएट या अप्रिशिएट हो जाए तो उसके बाद फिर आप एडजस्टमेंट करते हो। तो इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है ना, याद रखिएगा, वो मैनेज्ड फ्लोट रिजीम है। इंडिया में नॉर्मली हम डिमांड सप्लाई के फ्लक्चुएशंस होने देते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएशन हो जाए या बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मैनेज करना शुरू करते हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि जब डिवैल्यूएट हो रही है करेंसी तो उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमन सेंस लगाओ, आपका वैल्यू, आपका रुपया गिरता जा रहा है, आपका रुपया गिरता जा रहा है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, योर प्रोडक्ट्स विल बिकम चीपर फॉर फॉरेन मार्केट्स।
आपके प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री के लिए चीप हो जाएंगे, और जब डिप्रिशिएट हो रही करेंसी तो आपके प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट के लिए चीप हो जाएंगे, तो हो सकता है आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो आपके एक्सपोर्टर्स को मजा आने लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो डोमेस्टिक रेट है वो तो बढ़ जाएंगे ना भाई। करेंसी डिवैल्यूएट अगर हो रही है तो करेंसी अगर डिवैल्यूएट हो रही है तो डोमेस्टिक प्राइसेस तो बढ़ने लगेंगे ना, है ना। पहले जितना 100 रुपये खरीद पा रहा था, अब चूंकि वैल्यू गिर गई है तो उतना 100 रुपये नहीं खरीद पाएगा, तो अब उसकी वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी जो खरीद पा रहा था 100 रुपये पहले। तो यही है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मार्कअप एंड ऑल, एंड जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ प्राइसेस चूंकि घटते हैं तो आपका एक्सपोर्ट में मजा आने लगता है। तो ये बेनिफिट हो गया। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे। तो नहीं कुछ खास ऐसा। हाँ, बेजोस ब्लू ओरिजिन लॉन्चेस रॉकेट ऑन मेडन टेस्ट। ये अब मैंने आपको न्यू ग्लेन बताया था जो कि जॉन ग्लेन के ऊपर है। जॉन ग्लेन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि पूरा उसको वो किया था, चक्कर लगाया था। तो ब्लू ओरिजिन जो है ये लॉन्च की गई है, आपको पता होगा कि बाय द कंपनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस जो हैं, और उनका ब्लू ओरिजिन के अंतर्गत ये न्यू ग्लेन जो पहला रॉकेट है, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट इसकी थी, वो सक्सेसफुल हो गई है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ जॉन ग्लेन। याद रखिएगा, फर्स्ट अमेरिकन थे, नॉट फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ जॉन ग्लेन, उनके ऊपर ये नाम रखा गया है न्यू ग्लेन का। और ये फ्लोरिडा केप कैनावरल से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। फ्लोरिडा केप कैनावरल से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ब्लू ओरिजिन का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्यूपर। याद रखिएगा प्रोजेक्ट क्यूपर, तो उसके बारे में बता दूं, अमेजन का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्यूपर, जिसमें के अंतर्गत वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाएंगे ताकि वो डिलीवर कर सकें हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू द अंडर सर्व्ड एंड रिमोट एरियाज। अंडर सर्व्ड और रिमोट एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भेजने का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्यूपर। अमेजन का प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये मार्स में भी एक सैटेलाइट भेजने वाले, स्पेस क्राफ्ट भेजने वाले हैं, इसका नाम है इसका पेड याद रखेगा। इट विल स्टडी मार्सेस एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक इन्वायरमेंट, और ऑर्बिट भी लगाएगा, ठीक है। So I hope you got clarity regarding that. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.